हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है यूवी लर्न। और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम क्लास 8th साइंस का चैप्टर नंबर 6 जो है दहन और ज्वाला, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाई है जिसमें मैंने ये चैप्टर आपको समझाया था। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और इनके क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं वो आपको आसानी से समझ में आ जाए और साथ ही साथ उनको लर्न करने की ज़रूरत ना पड़े। तो उस वीडियो को देखने के लिए यहाँ कॉर्नर में लिंक आ रहा है, आई बटन प्रेस करेंगे आप ये तो वो वीडियो चलेगी। उस वीडियो को आप देखकर इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए अभी क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। जलने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? तो हमने पढ़ा था कि 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। तो दहन की परिस्थितियां हैं, नंबर 1 ईंधन, जिस चीज को जलाना है वो चाहिए। दूसरा ऊष्मा, उसको गर्म करना पड़ता है ताकि वो जल पाए। और तीसरा ऑक्सीजन, जलने के लिए ऑक्सीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये 3 चीजें हैं जो जिसकी वजह से दहन होता है, कोई चीज जलती है। तो इसके लिए जलने वाला पदार्थ चाहिए ईंधन, जैसे लकड़ी जलानी है तो लकड़ी ईंधन हो गया। ऊष्मा, लकड़ी को गर्म करना पड़ेगा तो वो उसे ऊष्मा कहते हैं, उसको गर्म करके उसके ज्वलन ताप तक पहुंचाना पड़ेगा। और तीसरा ऑक्सीजन, हवा से ऑक्सीजन मिलेगी तभी वो लगातार जलती रहेगी। तो ये है दहन की परिस्थितियां। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट है इसमें, लकड़ी और कोयला जलने से वायु का डैश होता है। लकड़ी और कोयला जब हम जलाते हैं तो वायु का प्रदूषण होता है क्योंकि इससे हानिकारक गैसें निकलती हैं। ख है, घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन डैश है। घरों में काम आने वाला द्रव ईंधन, द्रव, तो द्रव ईंधन है केरोसिन, मिट्टी का तेल, या आप लिख सकते हैं यहाँ पर केरोसिन लिखें या मिट्टी का तेल लिख सकते हैं इसको। उसके बाद है, जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके डैश तक गर्म करना आवश्यक है। ईंधन को जलाने से पहले उसको गर्म करना पड़ता है। कहां तक गर्म करना पड़ता है? उसके ज्वलन ताप तक। तो यहां आ जाएगा ज्वलन ताप। नेक्स्ट है, तेल द्वारा उत्पन्न आग को डैश द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तेल, पेट्रोल, डीजल, इस पर आग लगे तो उसको किससे नियंत्रित नहीं किया जा सकता? जल से। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जल से हल्का होता है तेल। अगर जल से बुझाने लगेंगे, पानी से बुझाने की कोशिश करेंगे तो वो तेल हल्का होने की वजह से पानी के ऊपर तैरने लगेगा और फिर से आग पकड़ लेगा। तो इसलिए उसे जल से नहीं बुझाया जा सकता। थर्ड क्वेश्चन है, समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। तो सीएनजी का इस्तेमाल किया जाता है, हम जानते हैं कि सीएनजी का इस्तेमाल हो रहा है पेट्रोल और डीजल की जगह। तो इससे प्रदूषण में कमी क्यों आती है? क्योंकि सीएनजी डीजल और पेट्रोल की तुलना में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों जैसे जहरीले और प्रदूषक पदार्थों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। अल्प यानी कि बहुत कम मात्रा में। तो सीएनजी जो है उससे हानिकारक गैसें नहीं निकलती हैं। पेट्रोल और डीजल से नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, इस तरह के जहरीले प्रदूषक पदार्थ निकलते हैं, तो वो नहीं निकलते हैं। यह एक अधिक स्वच्छ ईंधन है, ये साफ सुथरा ईंधन है, इससे प्रदूषण नहीं होता। इसी वजह से मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण कम हुआ है। तो लास्ट लाइन जो है ये क्वेश्चन में से, ये इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फोर्थ क्वेश्चन है, ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। तो एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, द्रवित पेट्रोलियम गैस, जो हम गैस खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा लकड़ी, इन दोनों की तुलना करनी है। तो तुलना कैसे करेंगे? तो इस तरह से हम इसमें कॉलम बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे एलपीजी और दूसरी तरफ लकड़ी। तो सबसे पहला, एलपीजी एक स्वच्छ ईंधन है, दोनों हैं तो ईंधन, तुलना करनी है, इनमें अंतर बताना है हमें। तो एलपीजी एक स्वच्छ ईंधन है, इससे प्रदूषक गैसें नहीं निकलती हैं। लकड़ी एक स्वच्छ ईंधन नहीं है। दूसरा हो गया, इसके प्रयोग से धुआं तथा अन्य प्रदूषक नहीं निकलते हैं एलपीजी से। और लकड़ी से, इसके प्रयोग से धुआं निकलता है, अन्य प्रदूषक निकलते हैं, जिससे बीमारियां भी होती हैं। एलपीजी का जो ऊष्मीय मान है वो 55,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम है, काफी ज्यादा है। और लकड़ी का ऊष्मीय मान काफी कम है, 17,000 से 22,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो इस तरह से ये तुलना हो जाएगी दोनों में। तो इससे साफ पता लगता है कि हमें एलपीजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, लकड़ी का इस्तेमाल कम करना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कारण बताइए। इसका कारण बताना है। इसमें फर्स्ट पार्ट है विद्युत उपकरण से संबद्ध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता। तो बिजली के उपकरणों में बिजली के सामान की वजह से आग लग जाए, बिजली के सामान में आग लग जाए, तो उसको बुझाने के लिए हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो उसका आंसर इस तरह से बनेगा कि यदि विद्युत उपकरणों में आग लगी हो तो जल विद्युत का चालन कर सकता है, पानी जो है उसमें करंट आ सकता है और आग बुझाने वालों को हानि पहुंच सकती है, उसको नुकसान हो सकता है जो आग बुझा रहे हैं। तो पानी की वजह से करंट लगने का खतरा रहता है, इसलिए विद्युत उपकरण से संबद्ध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता। तो लास्ट लाइन फिर यहीं से क्वेश्चन में से ही बस एक लाइन आपको याद करनी है कि विद्युत का चालन हो सकता है पानी से और उससे नुकसान हो सकता है, करंट लग सकता है। इसी का ख है, फिर से कारण बताना है। एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। तो अच्छा घरेलू ईंधन क्यों है लकड़ी के मुकाबले एलपीजी? तो अभी हमने तुलना की थी, वही हमने यहाँ पॉइंट्स लिखने फिर से कि लकड़ी जलाने पर धुआं और अन्य प्रदूषक निकलते हैं जिससे प्रदूषण होता है तथा स्वास्थ्य को हानि होती है। तो प्रदूषण भी हो रहा है, स्वास्थ्य को, सेहत को नुकसान भी है। एलपीजी से हानिकारक गैसें नहीं निकलती हैं। ये एक स्वच्छ ईंधन है, इसका ऊष्मीय मान भी लकड़ी से काफी अधिक होता है। तो वही 3 पॉइंट्स जो पीछे लिखे थे हमने वही लिखे यहाँ पर, और लास्ट में वही क्वेश्चन में से लिख देना, इसलिए एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। ग है, कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है जबकि एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आसानी से आग नहीं पकड़ता। तो कागज आसानी से जल जाता है, आप जानते हैं, लेकिन अगर उसको एल्यूमिनियम का पाइप है उसके चारों तरफ लपेट दें फिर आग के पास लेकर जाएं तो वो जलता नहीं है। क्यों नहीं जलता? तो कागज जो है इसका ज्वलन ताप काफी कम होता है, इसलिए गर्म करने पर यह सरलता से आग पकड़ लेता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट था कि कागज आसानी से क्यों आग पकड़ लेता है, तो उसका ज्वलन ताप काफी कम होता है। और अगली लाइन जो लिखी है ये क्वेश्चन में से है, इसलिए इसे गर्म करने पर यह सरलता से आग पकड़ लेता है। परंतु एल्यूमिनियम के पाइप के चारों ओर लपेटे कागज को क्या होता है, तो उसको गर्म करने पर ऊष्मा चालन द्वारा पाइप में चली जाती है। तो जब हम पाइप के चारों तरफ जो लपेटा है कागज उसको गर्म करते हैं, उसको ऊष्मा देते हैं, तो ऊष्मा जो है वो पाइप में चली जाती है, क्योंकि ऊष्मा का अच्छा चालक है ये एल्यूमिनियम। तो ऊष्मा वो ले लेता है, तो ये जो कागज है वो इतना गर्म नहीं हो पाता है कि वो जल पाए। तो अतः ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता, जलने के लिए जितना जरूरी है गर्मी उतनी नहीं मिल पाती उसको, इसलिए वह आग नहीं पकड़ता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाइए। तो मोमबत्ती की ज्वाला जो होती है उसका चित्र बनाना है, ये आपकी बुक में है, तो बुक में से देख के आप बना सकते हैं। तो ये आपका इस तरह का चित्र बनेगा, इसमें मोमबत्ती बनानी है, इसका ज्वाला बनानी है। ज्वाला के 3 भाग आपको दिखाने पड़ेंगे इसमें, तो वो भी यहाँ पर दिखे हैं। सबसे पहले अंदर का हिस्सा जो काले रंग का होता है, बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र काला, और ये सबसे कम गर्म होगा। तो इसी जगह पर काले रंग का है ये, और ये सबसे कम गर्म है। उसके बाद उससे बाहर का पीले रंग का या थोड़ा सा नारंगी रंग का नजर आएगा, आंशिक दहन वाला मध्य भाग। यहाँ पर दहन होता है लेकिन आंशिक होता है, क्योंकि अंदर ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं मिल पाती है, इसलिए पूरी तरह से नहीं जलता है यहाँ पर मोम। तो इसलिए आंशिक दहन हो रहा है, यहाँ थोड़ा थोड़ा दहन हो रहा है। और ये मध्य भाग है पीले रंग का, और ये कम गर्म है। और उसके बाद पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र, बाहर का भाग जो होता है वो पूर्ण दहन वाला होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन पूरी तरह से मिल रही होती है। ये नीले रंग का होता है और ये सबसे गर्म भाग होता है। तो इस तरह से आपने ये मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो ईंधन का ऊष्मीय मान अभी हमने जब लकड़ी और एलपीजी की तुलना की तो उसमें भी हमने लिखा। तो ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम में प्रदर्शित किया जाता है। किलो जूल प्रति किलोग्राम में नापते हैं हम, जैसे वजन को हम किलोग्राम में नापते हैं, लंबाई को मीटर में नापते हैं, उसी तरह से ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और लिखते कैसे इसको? किलो जूल के लिए के स्मॉल है और जे कैपिटल है, और किलोग्राम के लिए के जी दोनों ये स्मॉल में है। तो किलो जूल प्रति किलोग्राम, के पर किलोग्राम, इस तरह से इसको लिखा जाता है, इस तरह से। तो ये इसका मात्रक है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, समझाइए कि कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। कार्बन डाइऑक्साइड से आग कैसे बुझती है वो बताना है। तो उसका आंसर बनेगा ऑक्सीजन से भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। हमने बात की थी कि आग को जलने के लिए 3 चीजें चाहिए, ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन। तो 3 में से कोई भी एक चीज अगर हम कंट्रोल कर लें, एक चीज की सप्लाई को रोक दें, तो हम आग पर काबू पा सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ऑक्सीजन से भारी होती है, तो इसलिए जहां आग लगी है वहां अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हम छिड़काव करें तो वो आग को चारों तरफ से ढक लेती है, कंबल की तरह ऐसे बात बोल सकते हैं, ढक लेती है, कवर कर लेती है, जिससे ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो इस वजह से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो आग बुझ जाएगी, तो अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है, समझाइए। तो हरी पत्तियां जो होती हैं उनको जलाना क्यों मुश्किल होता है और सूखी पत्तियां क्यों आसानी से जल जाती हैं वो बताना है आपने। तो वही ज्वलन ताप की हम बात करेंगे। हरी पत्तियों में काफी मात्रा में नमी होती है, हरी हरी जो पत्तियां उनमें अंदर मॉइस्चर होता है, उसमें पानी होता है, तो काफी मात्रा में नमी है, अतः इनका ज्वलन ताप अधिक होता है। तो ज्वलन ताप अधिक है इसलिए बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ेगा तब ये जलेंगे, इसलिए इनके ढेर को जलाना कठिन होता है। और सूखी पत्तियों में क्या होता है, सूखी पत्तियों में इसका उल्टा लिखना है, परंतु सूखी पत्तियों में नमी नहीं होती है, अतः इनका ज्वलन ताप कम होता है, इसलिए इनमें आग आसानी से लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों। तो सुनार जो होता है वो सोने और चांदी को पिघलाने के लिए जो ज्वाला होती है, जो हमने मोमबत्ती की भी ज्वाला की बात की, उसके कौन से क्षेत्र का इस्तेमाल करते हैं और क्यों वो भी बताना है। तो आंसर हो जाएगा, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के सबसे बाह्य क्षेत्र का उपयोग करते हैं, सबसे बाहरी भाग का। क्यों, क्योंकि इस क्षेत्र में पूर्ण दहन होता है, अतः यह क्षेत्र सबसे गर्म होता है। क्योंकि पूर्ण दहन होता है, हमने मोमबत्ती की ज्वाला में देखा, पूर्ण दहन वाला सबसे बाहरी क्षेत्र होता है और वो सबसे गर्म होता है। तो सबसे गर्म वाले भाग का इस्तेमाल करेंगे तभी सोना और चांदी आसानी से पिघल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रयोग में 4.5 किलोग्राम ईंधन का पूर्णतया दहन किया गया, उत्पन्न ऊष्मा का माप 1,80,000 किलो जूल था। ईंधन का ऊष्मीय मान परिकलित कीजिए। तो ऊष्मीय मान यहाँ निकालना है हमें। 4.5 किलो ईंधन जलाया और इतनी ऊष्मा निकली 1,80,000 किलो जूल। तो अब ऊष्मीय मान आपको यहाँ पर निकालना है। तो आंसर में आप लिखेंगे ऊष्मीय मान बराबर, और अब यहाँ पर ऊष्मीय मान हम जानते हैं कि किलो जूल प्रति किलोग्राम में निकलता है। अभी पीछे भी हमने एक क्वेश्चन में देखा कि ऊष्मीय मान किलो जूल प्रति किलोग्राम में हम नापते हैं, किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो यहीं से पता लग रहा है कि किलो जूल आएगा बटा किलोग्राम आएगा। किलो जूल में हमारे पास ये दिया हुआ है ऊष्मा, और किलोग्राम में ये दिया हुआ है उसका द्रव्यमान। तो हमें यही करना है, ऊष्मीय मान निकालने के लिए किलो जूल लिखना है ये वाला, बटा में ये किलोग्राम वाला लिखना है। तो किलो जूल में हमारे पास है ये 1,80,000 किलो जूल, बटा किलोग्राम में हमें ये 4.5 किलोग्राम दिया हुआ, ये लिखना है इस तरह से। अब आप जानते हैं ये पॉइंट हटाएं तो ऊपर एक 0 बढ़ जाती है। अब उसके बाद आपको इसको काटना है, बस इन दोनों को भाग करना है। तो भाग करें या काट भी सकते हैं। आप जानते हैं 45 का डबल बनता है 90, और 90 का डबल करें तो 180 बनता है। तो ऊपर 180 नजर आ रहा है, यानी कि 45 से कम 45 और 45 चौके 180, 45 चौके 180, ये कट गया और आगे बच गए 1 2 3 4 0। तो ये 4 0 यहां आ जाएंगे। तो आपके पास आंसर बन गया 40,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। ये ध्यान रखना, जे यहां कैपिटल है बाकी स्मॉल है। तो ये ऊष्मीय मान बन जाएगा 40,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। ये आंसर हो गया इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है? विवेचना कीजिए। जंग जब लगती है लोहे में तो उसको दहन कह सकते हैं कि नहीं? तो आप सोचेंगे ये कैसा अजीब सा क्वेश्चन हो गया, जंग लगना और जलना एक जैसा कैसे हो सकता है? लेकिन कुछ कुछ समानता भी है इसमें, क्योंकि जंग जब लगती है लोहे में तब भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया होती है, और जब किसी चीज को जलाते हैं, दहन करते हैं, तब भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया होती है। लेकिन क्या सेम है दोनों? तो हम आंसर लिखेंगे नहीं। जंग लगना एक मंद अभिक्रिया है जिसमें लोहा ऑक्सीजन और नमी से अभिक्रिया करता है तथा बहुत कम ऊष्मा उत्पन्न होती है। जंग लगने में भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया होती है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ नमी यानी कि पानी, तो जल के साथ और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। एक मंद अभिक्रिया, बहुत लंबा टाइम लगता है इसमें, तब लोहे में जंग लगती है और बहुत कम ऊष्मा निकलती है इसमें। जबकि दहन एक तीव्र अभिक्रिया है। दहन जो है वो एक तेज अभिक्रिया है, जल्दी से चीजें जलती हैं। इसमें पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तथा अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इसमें पदार्थ जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और अत्यधिक ऊष्मा, बहुत ज्यादा ऊष्मा, गर्मी निकलती है। तो दोनों में अंतर है, दोनों सेम नहीं है। जंग लगना धीमी है प्रक्रिया, दहन बहुत तेजी से होता है। जंग लगने में लोहा जो है उस पर जंग लगता है ऑक्सीजन और नमी के साथ अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन और पानी दोनों चाहिए, और जलने के लिए सिर्फ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। और ऊष्मा जंग लगने में बहुत कम निकलती है, लेकिन दहन में बहुत ज्यादा ऊष्मा निकलती है। तो इसलिए ये दोनों सेम नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबिदा और रमेश ने एक प्रयोग किया जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया गया। आबिदा ने बीकर को मोमबत्ती की ज्वाला के पीले भाग के पास रखा। रमेश ने बीकर को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग के पास रखा। किसका पानी कम समय में गर्म हो जाएगा? तो आबिदा और रमेश दोनों पानी गर्म कर रहे हैं। पानी गर्म करने के लिए बीकर में पानी लिया उन्होंने, लेकिन रमेश जो है उसने बीकर को ज्वाला के बाहरी भाग पे रखा है, आबिदा ने उसको पीले भाग के पास रखा है। तो किसका पानी सबसे जल्दी गर्म होगा? वो आप जानते हैं, जहां सबसे ज्यादा गर्मी होगी वही पानी सबसे जल्दी गर्म होगा। तो वही हम लिखेंगे। हम जानते हैं कि ज्वाला के सबसे बाहरी भाग में पूर्ण दहन होता है, अतः यह सबसे गर्म होता है। सबसे बाहरी भाग जो है वो उसमें पूर्ण दहन होता है, वही सबसे गर्म होता है। पीछे भी हमने 2 क्वेश्चंस देखे इस तरह के। इसलिए रमेश का पानी कम समय में गर्म हो जाएगा। रमेश ने रखा था बाहरी भाग में, इसलिए इसका पानी कम समय में गर्म हो जाएगा। तो इस तरह से इसका ये आंसर बनेगा। और यहीं पर ये क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। इनको आप नोट करें, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आए हो क्वेश्चंस, तो इसको लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की जो भी वीडियोस मैं डालता हूँ वो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।